हमारा गेम ही मतलब संविधान की टूल किट ही हमारा गेम की तरह है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि हर बार हम कुछ शुरुआत किसी एक गेम के साथ करें तो काफी मजा आता है और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो गेम के साथ शुरुआत करने के लिए मैं हमारे साथी हैं नितेश भाई, उनको बुलाऊंगा और वो आगे हमें कोई सा गेम खिलाएं और आगे लेके जाएं। बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद नितेश। कुलदीप भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। और अभी जो है हम एक गेम से शुरुआत करेंगे और एक बार और मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और मैं बस सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब लोग अपना वीडियो चालू कर लें। गेम है काफी इंटरेस्टिंग और देखिए खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती है। और जैसे हमारे संविधान लाइव ही है और तो उसी प्रकार से मैं बाकी सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि बिना वीडियो के गेम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वीडियो स्टार्ट करनी है। अभी अभी भी बहुत सारे साथी बचे हैं जिनका भी वीडियो चालू नहीं है। तो म्यूट रखना है अपना हाँ, अपना और सबको जी म्यूट रखें, कैमरा ऑन कर लें। जी। तो हमें गेम में क्या करना है शुरुआत में, जैसे हम बचपन में जैसे मैं बचपन में बच्चों के साथ हमें गेम खेलते थे जिसमें कूदा करते थे, कूदा। तो वैसा ही छोटा सा एक गेम है। और इसमें हमें करना ये है कि हमें अपने कैमरे पे हाथ रखा रहना है, ठीक है। और आपको मैं एक प्रश्न अभी 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 मत रखिए, और एक प्रश्न आपके सामने बोलूंगा। यदि आप वो एक्टिविटी किए हैं या कर चुके हैं तो आपको कैमरे से हाथ हटाना है, ठीक है। कुलदीप भाई, इसमें आपकी भी मतलब वो लगेगी, हेल्प लगेगी लोगों को देखने के लिए, ठीक है। और बाकी साथियों की भी, यस फैसिलिटी का यस साथी जो। यस यस। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। सब अपने कैमरे पे ऐसा हाथ रख लें। सब लोग रख लीजिए। नीलेश जी आप भी रखिएगा। हाँ, तो लगभग सबने रख लिया है। हाँ, तो मेरा पहला प्रश्न है, बनवारी जी आप भी रख लीजिए कैमरे पे हाथ। आनंद भाई आप भी। हाँ, तो पहला प्रश्न है कि मैं अपने घर पर खाना बनाने में अपनी मम्मी की मदद करता हूँ या करती हूँ? कौन कौन करता है? मैं तो करता हूँ भाई। यस, हम भी करते हैं। चलिए, अरे बहुत सारे लोग हैं। नहीं नहीं, कुछ कुछ है। इंशा ने अभी हाथ नहीं हटाया है, तो इंशा नहीं करती है मदद। चलिए नहीं तो सर, नहीं सर, करते हैं, सॉरी। ओके ओके। खैर खाना बनाना किसी एक व्यक्ति विशेष का या मम्मी का काम नहीं है। हम सबको मिलके हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये किसी केवल लड़कों का काम नहीं है या लड़कियों का काम नहीं है, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से कैमरा के ऊपर अपना हाथ। मैं चेक कर रहा हूँ कौन रख रहा है नहीं रख। हाँ हाँ, यशस्वी आप। हाँ चलिए तो दूसरा मेरा प्रश्न है कि मेरे अन्य धर्म के, मतलब यदि आप जिस धर्म से हैं उससे दूसरे धर्म के दो दोस्त हैं, कम से कम दो दोस्त हैं मेरे हैं भाई। 2 फ्रेंड्स। हेलो। शालिनी ने हाथ नहीं हटाया था। चलिए तो खैर। हेलो हेलो। हाँ, रिपीट वंस क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। अब तो क्वेश्चन हो गया कि मेरे कम से कम दूसरे धर्म के कम से कम दो दोस्त हैं। जल्दी से बात होगी। आंसर इज दूसरे हाँ रिलीजन मींस हिंदुइज्म से मेरी एक फ्रेंड है रिया हाँ एंड वन इज अनिका। हाँ, हमको ओके, आंसर नहीं बताना है, बस बिल्कुल। हमको अपना हाथ अगर आप हटा लोगे इसका मतलब है, और नहीं हटाओगे तो नहीं है। सिंपल एक्सरसाइज है, हम हाँ बोलेंगे नहीं, म्यूट रखना है हमको। हाँ, मनीष भाई आप भी म्यूट कर लीजिए। चलिए फिर से आपका हाथ कैमरे की तरफ, सबका सबका। कुलदीप भाई आपका भी। तो अगला है, पिछले एक वर्ष में, मतलब पिछले एक साल में मैंने किसी जरूरतमंद को एजुकेशन से जोड़ा है।
शालिनी ने जोड़ा। मैंने जोड़ा है। बढ़िया 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 बढ़िया। ईमानदारी से गेम खेल रहे हैं सभी। बिल्कुल, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो जरूरतमंद हैं उनको हम एजुकेशन से जोड़ें। और यदि ऐसा लगता है कि हम भी, जैसे हमारा जो जागृत खेल था, इसमें हमने एक एक्टिविटी भी थी, एक टास्क था कि हम जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको हमारे जागृत साथी पढ़ाते थे। तो बहुत सारे इम्पैक्ट आए हैं कि जागृत साथियों ने बहुत से बच्चों को जो जरूरतमंद थे उनको एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया है या खुद उनको मुफ्त में शिक्षा दी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर है, फिर से आपका हाथ कैमरे की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, जागृत कौन कौन है? जागृत कौन कौन है? चलिए, मतलब सब जागृत है, अच्छी बात है। जागृत कोई पोस्ट नहीं है, जागृत वो है जो अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। और मेरे ख्याल से यदि हम सब हैं तो उम्र कोई नहीं है, या यहाँ पे जो हमारे जागरूक साथी हैं केवल वो जागरूक नहीं है, हम सब भी जागरूक हैं। बट नितेश, इस खेल के पर्पस के लिए थोड़ा सा, आई थिंक ये खेल का उद्देश्य ये भी है कि हम जाने कि इस कॉल में कौन कौन है। सो जितने भी हमारे जागरूक साथी हैं जो इस खेल से जुड़े हुए हैं उनका परिचय हो गया है ना, उस तरीके से हम सवाल पूछ रहे हैं। जी जी, ओके, चलिए ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए, मतलब ये हमारा जो खेल का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम थोड़ा सा जाने कि हमने क्या क्या गतिविधि की है। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन निकला है और लॉकडाउन में पहले हम कैमरे पे हाथ रख लें। लॉकडाउन में जो जरूरतमंद लोग थे उनको खाना किस किस ने प्रोवाइड कराया? बहुत से लोग हैं जिन्होंने जरूरतमंद साथियों को खाना प्रोवाइड कराया। और ये हमारी क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी थी, जब देश संकट में था, ये हमारे मौलिक कर्तव्य भी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो मैं खेल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं और खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। और आगे के लिए मैं इस थोड़ा कार्यक्रम में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और मैं आगे के लिए थोड़ा सा ये पूरी जो जर्नी थी इसके बारे में हम जानते कि हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं, क्यों हम एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ 80-100 लोग जुड़े हैं। तो इसके लिए मैं शिल्पा जी और नवेंदु भाई को इनवाइट करना चाहूंगा कि आगे कार्यक्रम को वो आगे लेके जाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच नितेश। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका पुनः एक बार एमपी कलेक्टिव की ओर से स्वागत है। मैं नवेंदु हूँ। मैं एमपी कलेक्टिव के को कन्वीनर के पद पर हूँ और साथ ही साथ अग्रणी नाम की एक संस्था से आता हूँ, सिवनी से। मेरे साथ अभी मेरी साथी हैं शिल्पा, जो एमपी कलेक्टिव में को कन्वीनर हैं, और हद अनहद जो कि हब का काम कर रहा है एमपी कलेक्टिव की पूरी प्रक्रिया में, उस संस्था से आती हैं। तो साथियों, जब हम एमपी कलेक्टिव की बात कर रहे हैं तो एमपी कलेक्टिव एक अवधारणा है साथ में काम करने की। और इस पूरी अवधारणा की जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में देश भर की लगभग 22 राज्यों से 45 संस्थाओं ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें हमने कोशिश की थी कि चुनावों में युवाओं की आवाज को लेके आया जाए, जिसका नाम अनपेन मैनिफेस्टो था। जब हमने ये प्रक्रिया शुरू की तो समझ आया कि साथ में मिलकर काम करने का अपना मजा है और काम बहुत प्रभावशाली होता है और बेहतर होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को होल्ड किया था कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव संस्था ने। तो हम सब ने मिलकर सोचा क्यों ना देश भर में युवाओं की आवाज को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए और युवा विकास के मुद्दों को साथ लाने के लिए और उसके एडवोकेसी करने के लिए एक समूह तैयार किया जाए। और 2014 में हमने वो समूह तैयार किया, जिसमें लगभग 35 संस्थाएं 17 राज्यों से थी, और उसको हमने नाम दिया फोरम का, कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव फोरम का। तो ये फोरम लगभग पिछले
अब 6 साल हो चुके हैं और 6 सालों से लगातार काम कर रहा है। इस पूरी जर्नी में हम लोगों ने साथ मिलकर युवा विकास और युवाओं के आवाज को बाहर लाने के लिए और उनकी समझ को विकसित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए, जिसमें समझो तो हमारा एक प्रोग्राम था, मैनिफेस्टो कैंपेन था, और संविधान लाइव जिसको अभी आप लोग खेल रहे हैं, ये उसका थोड़ा सा और रिफाइंड वर्जन है, जिसमें बच्चों के साथ काम करने के लिए हमने इसको शुरू किया था। और जब ये अवधारणा, जब नेशनली ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो ये सोचा गया कि क्यों ना अलग अलग राज्यों के स्तर पे भी इस तरीके के समूह बने संस्थाओं के, जो साथ मिलकर नए तरीके से एंगेजमेंट के साथ और मूल्यों को लेके बच्चों के साथ काम करें, बच्चों के युवाओं के साथ काम करें और उनके लिए स्पेस बने, साथ में उनके आवाज के लिए भी प्लेटफॉर्म बन पाए। तो इसी अवधारणा के साथ 2019 में यूनिसेफ की मदद से हमने लगभग 7 राज्यों में कलेक्टिवाइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें मुख्य रूप से यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, आसाम और पश्चिम बंगाल राज्यों में हमने अभी तक कलेक्टिवाइजेशन, इस तरीके के कलेक्टिव बनाए हैं। उन्हीं में से एक कलेक्टिव अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश में काम कर रहा है यूनिसेफ की मदद से, जो जागरिक अभी हम रन कर रहे हैं। तो इसके आगे हमारा कलेक्टिव कैसे फॉर्म हुआ, कैसे चल रहा है, क्या अवधारणा है, तो उसके लिए मैं मेरी साथी शिल्पा जी को मैं इनवाइट करता हूँ। शिल्पा, प्लीज आप आगे चर्चा को ले जाएं। जी, धन्यवाद, शुक्रिया नवेंदु। मैं आगे मध्य प्रदेश कलेक्टिव की यात्रा को बताने के पहले कुलदीप से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो जो प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, ताकि हम साथ में उसको देख सकें, इस जर्नी को कि हमने क्या किया। तो कम्युनिटी लीडर यूथ कलेक्टिव CYC के साथ में एक बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है इन 35 संस्थाओं का, जिसमें मध्य प्रदेश से काफी सारी संस्थाएं रही हैं और बहुत वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ग्रुप रहा है मध्य प्रदेश का। तो वहां से जब बातचीत शुरू हुई कि हमको किस तरह से इस यात्रा को आगे पूरे देश भर में लेके जाना है और युवाओं की आवाज को एक सामने लेकर आना है दुनिया में, तो मध्य प्रदेश यूथ कलेक्टिव का निर्माण हुआ। और यूनिसेफ का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ इस प्रक्रिया में हमारे साथ पार्टनर की तरह जुड़ने में और इसे मजबूत बनाने में हमारा साथ देने के लिए। तो हमने 2 साल पहले, करीब 2-2.5 साल पहले इस प्रक्रिया को शुरू किया और मध्य प्रदेश में काम करने वाली सारी युवा ऑर्गेनाइजेशंस को संपर्क करना शुरू किया कि वो जो इसमें जुड़ सकती हैं या जुड़ना चाहेंगी। और ये कॉन्वर्सेशन करीब 3 से 4 महीने तक चला, अलग अलग लोग शामिल रहे इसमें, और आखिरी में कुल 11 संस्थाएं जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, वो इसमें जुड़ी हमारे साथ में। जुड़ी हमारे साथ में। तो और ये संस्थाओं के कई साथियों को और जागरिक जो लोग पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े, आप इनको इस कॉल में साथ में देख रहे हैं। इन संस्थाओं के अलावा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश कलेक्टिव में जो CYC के माध्यम से पुराने और बहुत सारे साथी जो हमेशा से साथ में जुड़े रहे हैं, जैसे स्याग भाई, राम नारायण जी स्याग, जिनको हम प्यार से स्याग भाई कहते हैं, संदीप, सिनर्जी संस्थान, ऑप्टिमिस्ट से पीयूष, ऐसे कई सारे साथी जो है वो MP कलेक्टिव के निर्माण में, उसकी प्रक्रिया में और सॉलिडारिटी में हमेशा से साथ में रहे। तो मैं उन सभी साथियों का स्वागत करना चाहूंगी और उनको अपलॉड करना चाहूंगी इस कॉल में साथ में होने के लिए। तो इस प्रक्रिया को जब शुरू किया, उसके बाद में बेसिकली जो आइडिया रहा वो ये कि किस तरह से हम मध्य प्रदेश के किशोर किशोरियों के साथ में संविधान की समझ को बढ़ा सकें, और संविधान लाइव प्रोग्राम चलाया जिसमें करीब 10,800 जागरिकों ने पार्टिसिपेट किया।
इस पूरे प्रोग्राम में। और इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा कलेक्टिव का एक विजन, जो हमने जब प्रक्रिया शुरू करी तो कलेक्टिव के सारे साथी जुड़े इस पूरे विजन को साथ में लेकर आने के लिए कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, किस तरह से युवाओं की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। तो जो निकल कर आया वो ये था कि किस तरह संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हम एक सामूहिक प्रयास करेंगे, सह निर्माण की एक प्रक्रिया करेंगे जो कि ऐसी दुनिया बनाएगी जहां युवा किशोर और किशोर किशोरियां एक सक्षम नागरिक के रूप में स्थापित हों। और इस विजन के साथ में हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, और सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, हम किस तरह से एक कलेक्टिव के तौर पे अपने आप को मजबूत कर सके और लोगों को जोड़ सके, इस पर इस प्रक्रिया में काफी हमारा जोर रहा है। पर्टिकुलरली जागृत के प्रोग्राम में हमने क्या किया और ये कलेक्टिव ने कैसे काम किया है, इसकी प्रक्रिया क्या रही है, इसके लिए मैं प्रशांत जी और वसीम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद साथी। वसीम भाई, आप सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। तो मैं शुरुआत करूं? जी आप ही शुरुआत करें। जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और कि आप सब साथ जुड़े हैं। मेरा नाम प्रशांत है और मैं आवाज समूह के साथ भोपाल में काम करता हूं। और जब ये पूरी प्रक्रिया, जैसे अभी शिल्पा और नवेंदु बता रहे थे, तो जब हम इस पूरी प्रोसेस में आए और जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसको हम अभी कह रहे हैं संविधान लाइव खेल के साथ हमने शुरुआत की, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही थी। और मतलब पूरी प्रक्रिया को आगे वसीम भाई और बताएंगे, लेकिन शुरुआती दौर में मतलब हम सब निश्चित रूप से जानते ही हैं, समझते भी हैं कि हम सब के सामने शायद हम बचपन से संविधान का नाम ले रहे हैं। 26 जनवरी को तैयार होकर स्कूल जाना और तमाम तरह के आयोजनों में भाग लेना, ये हमारी मतलब हर साल का एक किस्सा रहा है। लेकिन दरअसल संविधान क्या है और संविधान को सरल भाषा में बल्कि अपने दैनंदिन की चीजों के साथ जोड़कर हम कैसे देखें, समझें, उसके लिए जब ये प्रोसेस शुरू हुई तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस थी कि यार ये खेल के मार्फत हम संविधान को समझेंगे, जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हम सब के लिए संविधान, बहुत माफी के साथ लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि हम सब के लिए संविधान एक लाल किताब की तरह रहा है। जैसे हम सब देखते हैं कि एक मैजिक की लाल किताब है, जिसको हमने से कईयों ने देखा नहीं है, देखा भी है तो हमने कुछ उसके विषय में जानते नहीं है, लेकिन वो फैसिनेट बहुत करती है कि अरे यार ये लाल किताब के अंदर क्या। वैसे ही शायद संविधान हम सब के लिए रहा है और हम सब संविधान को वैसे ही देखते रहे कि इसके अंदर कुछ तो है लेकिन पता नहीं है कि क्या है। लेकिन ये लाल किताब का तिलिस्म टूटा है इस पूरी प्रक्रिया में, और ये दरअसल इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए और ये समझने के लिए कि दरअसल वो दैनिक दिन में हमारे कहाँ कहाँ शामिल है। जैसे अभी नितेश जब गेम खिला रहे थे तो हमें समझ में आ रहा था कि यार ये चीजें यदि हम कर रहे हैं, जो हम खेल के मार्फत कर रहे हैं, तो दरअसल यही तो संविधान को समझना और आत्मसात करना है। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चलाने के लिए, ये संविधान को सरल भाषा में मैं और आप तक पहुंचाने के लिए और हमारे जागरूक साथियों को ये फील करना कि दरअसल यदि हम ऐसा करते हैं तो हम संवैधानिक मूल्यों के साथ हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक प्रक्रिया चली और ये हमारे लिए एक अवसर भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतवर्ष में इस समय 10 से 19 साल के लगभग 25 करोड़ के आसपास साथी हैं। और यदि हम ये देख लें कि इनके साथ ये साथी संवैधानिक मूल्यों के साथ जीना शुरू कर दें, संवैधानिक मूल्यों को अपनाना शुरू कर दें, तो एक अलग सी खूबसूरत दुनिया हमारे सामने होगी, जहां सब समानता का भाव होगा, बंधुता का भाव होगा, न्याय का भाव होगा। तो ये पूरी सोच वैसी रही है। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो शायद हम बड़ों के लिए भी इस पूरी प्रक्रिया में सीखने समझने की रही है, कि हम सब जानते ही नहीं थे कि कितने समय में संविधान बना है। हीलियम को हम सब 11वीं 12वीं 10वीं में पढ़ते रहे कि हीलियम गैस है और हीलियम को अलग तरीके से देखते रहे, लेकिन इस पूरी जर्नी में पहली बार पता चल रहा है कि हीलियम बॉक्स में अभी भी संविधान की एक प्रति रखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके साथ साथ जुड़कर एक चीज और आ रही है कि कुछ शब्द हमारे संविधान में बहुत खूबसूरती से लिखे गए हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती शायद हमने इस प्रक्रिया के पहले, और शायद मेरी बात से जागरूक साथी भी और तमाम साथी सहमत होंगे कि इस प्रक्रिया के पहले शायद हम उन शब्दों को उनके असली रूप में नहीं समझ पाए। मैं उन शब्दों को यहाँ दोहराना चाहता हूँ ताकि वसीम भाई इस बैकग्राउंड के साथ आगे की चीज रख सके कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी बहुत खूबसूरत शब्द हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती को शायद हमने
दरअसल सही ढंग से देखा समझा नहीं था, जो इस पूरी प्रक्रिया में देखने समझने में हमारे सामने आया। वैसे ही जब हम बात करते हैं तो हम सब ह्यूमन बीइंग मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो बहुत बात सर करते हैं आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। ओके सॉरी, अभी अभी आप आ रही क्या? आपकी आवाज आ रही है, आई थिंक। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो हम बहुत बात करते हैं क्योंकि हमें लगता है वो हमारे राइट्स हैं, है ना, और हमें राइट के संदर्भ में तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ड्यूटीज का, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ चलते हैं, और जब दोनों एक साथ चलते हैं तो वो स्वामित्व का भाव भी लाते हैं। स्वामित्व हो सकता है थोड़ी कठिन हिंदी हो जाए, तो ऑनरशिप लाते हैं, और वो जो ऑनरशिप साथ आती है तो हम समझ पाते हैं कि ये संविधान की बेसिक धारणा क्या है, बेसिक मूल्य क्या है। तो मुझे एक आईपीएस महोदय हैं जिन्होंने संविधान को बहुत अलग अलग तरीकों से उन्होंने सरल भाषा में रखा है, तो मुझे वो उनके दोहे याद आते हैं। एक वो कहते हैं, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधान, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, जो सभी को जोड़कर साथ रखे वही तो संविधान है। दरअसल ये बहुत सरल बात है और ये सब हम बचपन से पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन इस पूरी जर्नी में हम इसको आत्मसात कर पाए, हम इसको समझ पाए, हम इसे अंगीकृत कर पाए हैं। तो ये एक खूबसूरत जर्नी का एक हिस्सा रहा है। जैसे मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि जब हम स्कूलों में जा रहे थे, हम अभी और वसीम भाई उसको शेयर करेंगे, लेकिन जब हम स्कूलों में पहुंच रहे थे तो बहुत सारे अलग अलग प्रतिसाद सामने आ रहे थे। कुछ लोग अभी भी इसे लाल किताब की तरह समझ रहे थे, लेकिन हमारे साथ शायद खरे सर जुड़े हैं, केजीबीपी विद्यालय के हैं, और हम लोग खरे सर के पास पहुंचे और खरे सर से हमने जब ये निवेदन किया कि सर हम बच्चों के साथ ये करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसे साथी भी हमें इस पूरी यात्रा में मिले, बल्कि बहुत से साथी इस यात्रा में मिले हैं जिन्होंने बहुत 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 अच्छे से इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत किया, बल्कि उन्होंने बच्चों के साथ अपने तरीके से सरल कर करके इन चीजों को रखा। तो मुझे लगता है कि ये एक यात्रा रही है, शुरुआती यात्रा, जिसमें हम संविधान को कैसे सरल तरीके से समझे, मौलिक अधिकारों को समझे, कर्तव्यों को समझे, और पूरी इसकी बनने की प्रक्रिया से लेकर, जब हम ओरिएंटेशन करते हैं तो इसकी बनने की प्रक्रिया से लेकर, यानी एक जिसको कहते हैं ना धीरे धीरे देना। पहले बार में हमने ओरिएंटेशन कर लिया तो लोगों को समझ में आएगा यार संविधान ऐसी चीज है, हीलियम बॉक्स में रखा है, इतने साल लगे इसको बनाने में, ऐसी ऐसी प्रक्रिया चली है। अच्छा, जब शुरुआत था तब 395 अनुच्छेद थे, अच्छा अभी 448 हो गए, हो सकता है मैं अभी गलत हूं और कुछ जुड़ गए होंगे, लेकिन ये चीजें जब समझ में आई, फिर उसके बाद लोग जब अंदर घुसते हैं और फिर गेम्स के मार्फत इसमें अंदर आते हैं, तब उनको मजा आना शुरू होता है और उनको लगता है यार दरअसल ये है संविधान, हमें तो बहुत अलग तरीके से रखा गया था, वही लाल किताब की तरह रखा गया था इस संविधान से। तो ये साथी ये बहुत रोचक यात्रा रही है, और ये रोचक यात्रा और कैसे चली है ये अभी वसीम भाई इसे और शेयर करेंगे, लेकिन कुल जमा संविधान के पूरे मूल्यों को, संविधान की पूरी बातचीत को सरल भाषा में अपने रोजमर्रा के कामकाज के साथ, दैनंदिन के कामकाज के साथ समझना और दरअसल उसको जीना, ये पूरी प्रक्रिया है। फिर वही एक अंतिम दोहे के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि नफरत हो इंसानों से ये विधान नहीं कहता, ये हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, ये हमारा संविधान नहीं कहता। बहुत धन्यवाद। आगे की प्रक्रिया वसीम भाई। धन्यवाद प्रशांत भाई। तो जिस प्रकार से संविधान को लेकर प्रशांत भाई ने अपनी बातें कही, तो मतलब इंडिविजुअली तौर पे अगर मुझसे भी पूछा जाएगा तो हम एक सामाजिक संस्था में काम करने के दौरान जब इस प्रक्रिया से जुड़े, जागृति की प्रक्रिया से, तो हमें संविधान को बड़ी करीब से जानने का मौका मिला। और जो साथी सामाजिक संस्थाओं में काम करते हैं तो शायद इस चीज से मेरे ख्याल से वो भी एग्री करेंगे, क्योंकि कोई भी सामाजिक कोई समस्या होती है तो उसके बहुत सारे क्रॉस कटिंग इश्यूज होते हैं, और क्रॉस कटिंग इश्यूज पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। अगर हम किसी एक मुद्दे पर काम करेंगे तो शायद हमारा वो जो जड़ है उस मुद्दे की या जो समस्या है वो पूरी नहीं होगी। तो जब इस प्रक्रिया में हम लोग शामिल हुए तो एक इंडिविजुअल तौर पर मेरे लिए भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी हम लोगों के लिए, और एक जागृत के तौर पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरी प्रक्रिया से। संविधान को किससे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें कम्युनिटी ने बहुत हमारी मदद की है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो जिस तरह से चली, जिसमें हमने इसकी पूरी जर्नी की शुरुआत 2019 में की थी, करीब 11 संस्थाएं इसमें जुड़ी, और जुड़ने के बाद में इस वसीम जी आपका आवाज नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ पा रही शायद। हाँ प्रशांत जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। जी
वसीम भाई फिर जब जुड़ जाएं तो आप बताइए। वसीम भाई जुड़ गए? शायद नहीं ना। हाँ नहीं। नहीं तो साथी जैसा है पहले भी अब नवेंदु भाई और शिल्पा बता भी रहे थे कि इसमें पूरे मध्य प्रदेश की 11 संस्थाएं लगभग 2019 से जुड़ी और जो संस्थाएं युवा साथियों के साथ काम कर रही थी। लेकिन अब हम सबकी अपनी समझ भी कैसे बने और दरअसल कलेक्टिव को हम कैसे समझे, जैसे कलेक्टिव की अवधारणा पर नवेंदु भाई ने बात रखी, तो कलेक्टिव को लेकर एक मीटिंग हम लोगों ने की और वैसे ही हम लोगों ने जागरिक्स की ट्रेनिंग के संदर्भ में आयोजन किया। और ये ट्रेनिंग जब हुई तब हम भी समझ पा रहे थे कि किस तरीके से पूरे खेल को ले जाना है, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया था। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे को जान समझ सके, सीख समझ सके, एक समान प्लेटफॉर्म पर आ सके, तो वो एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस और शुरू की गई कि हो सकता है कि भोपाल में हम जो प्रक्रिया चला रहे हों, इंदौर में जो साथी प्रक्रिया चला रहे हों और धार में जो साथी प्रक्रिया चला रहे हों, तीनों जगह आयु समूह अलग है, तीनों जगह जो साथी जुड़े हैं वो अलग हैं, तीनों जगह के लोगों के अनुभव अलग हैं, संस्थाओं के अनुभव अलग हैं। कई स्तर पर इस पर सीख समझ बन रही थी, संस्थाओं के स्तर पर अलग बन रही थी, व्यक्तिगत स्तर पर अलग बन रही थी, जागरिकों की समझ अलग बन रही थी, फैसिलिटेटर की समझ अलग बन रही थी। लेकिन ये सारी समझ यदि एक दूसरे के साथ साझा ना की जाए तो ये बेकार है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये भी किया गया कि एक दूसरी संस्थाओं के यहाँ साथी जाएं और एक दूसरे की संस्थाओं के यहाँ के जो अनुभव हैं वो सब एक दूसरे से साझा करें। तो ये इस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और जैसे अभी नितेश बोल रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने क्या क्या किया, तो वैसे ही जब हम सब देख रहे थे कि पूरे देश में मजदूर साथियों का पलायन जारी है, अलग अलग तरह से साथी जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, जिसको जो साधन मिल रहा है, जैसी जिसकी क्षमता है वैसे वो निकल रहे थे। उस दौरान मजदूर साथियों की जो दिक्कतें हैं, यानी वो ना तो उनको परिवहन के साधन हैं, ना उनको रास्ते में कहीं खाना है, बहुत सारी चीजें उनके साथ आ रही थी। या यदि बसों से भेजने की व्यवस्था है तो कई बार प्रशासन उस पर चुस्त दुरुस्त नहीं दिखता है। ये सारी प्रक्रियाएं जब साथ साथ चल रही थी, तो वैसे में अपने स्वभाव से, जैसे कलेक्टिव का स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव से कहीं से एक शुरुआत हुई कि मजदूर साथियों के लिए वोकल होने की जरूरत है। और वोकल यानी अपने अपने स्तर पर आवाज उठाएं, जहां आप हैं वहां पर जिला प्रशासन के साथ, राज्य प्रशासन के साथ, देश के स्तर पर आवाज उठाएं और मजदूर साथियों के लिए कुछ बेसिक बातचीत करें, बेसिक मांग रखें कि भाई इतना तो उनके साथ होना ही चाहिए। और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कैंपेन शुरू हुआ, मजदूर के लिए वोकल। ये कैंपेन अलग अलग स्तर पे चला, जिलों के स्तर पे चला, राज्य के स्तर पे चला, फिर इसमें ट्विटर कैंपेन भी चला और सब साथियों ने मिलकर देशव्यापी स्तर पर ये मांग की कि मजदूरों के लिए वोकल होना ही चाहिए। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी बोलियों में मजदूर साथियों के लिए मांग की कि इतनी बेसिक मिनिमम चीजें तो होनी ही चाहिए। और इस पूरी प्रक्रिया में आ गए। हाँ, तो वसीम भाई प्लीज यहाँ से जारी करिए। माफ कीजिएगा, मजदूर के लिए वोकल अभियान तक मैंने बात रखी है, उसके बाद आप प्लीज। तो मजदूर के लिए वोकल अभियान के दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग एक काम हुआ कि बहुत सारे मजदूर अलग अलग जगहों पे फंसे हुए थे पूरे भारत में। तो इन 11 संस्थाओं के माध्यम से हमने अलग अलग संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे इंदौर के बहुत सारे लोगों को हमने बिहार भेजने के लिए हमारे पास समस्या थी, तो हमने इंदौर से तो उनको बसेस के थ्रू रवाना कर दिया, लेकिन भोपाल में उनको हमारी आवाज संस्था ने मदद की। भोपाल से आगे जब वो गए तो कहीं और उनको किसी तरह की मदद मिली। तो पूरे सफर के अंदर ये जागरिक जो पूरा कार्यक्रम है वो काफी सार्थक साबित हुआ और मजदूर अपने घर पे पहुंचे। और ये मजदूर के लिए वोकल कैंपेन आज भी चल रहा है, क्योंकि जो लोग बिहार और अपने अपने घरों पर, अपने गाँव में पहुंच गए हैं, तो वो किस तरह से सरकारी स्कीम से जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मजदूर के लिए लोकल कैंपेन में काम कर रहे हैं। तो अगर इस जागरिक यात्रा को समझा जाए तो करीब करीब 1884 जागरिकों के साथ में हमने इस जागरिक यात्रा को चलाया और इन जागरिक साथियों ने करीब करीब 8000 से ज्यादा एक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। नेक्स्ट ले लेंगे प्लीज। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था, जैसे प्रशांत भाई भी बता रहे थे कि
पहले संविधान जब हम लोग 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते थे, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, तो इसके लिए बड़ा ही प्यारा टूल कमिटी ने बनाया था, जिसको खेल के हम लोग बड़ी आसानी से संविधान के मूल्यों को, हमारे कर्तव्यों को, दायित्व को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये मोटा मोटा करीब 6 सप्ताह या उससे अधिक समय में ये खेल खेला जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर काम करने के लिए जागरूक साथियों को कहा जाता है। और इसमें एक चीज ये भी होती है कि अगर कोई जागरूक साथी अपने कार्य को करने के साथ साथ में उसके दूसरे किसी साथी की मदद करना चाहता है तो उसको एक अलग तरह से मार्क्स मिलते हैं। और पूरी इस खेल प्रक्रिया में एक स्पोर्ट्स की एक स्पिरिट है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मार्क्स मिलेंगे। तो अलग अलग प्रकार के उसमें कामों की कैटेगराइजेशन किया गया था। कोई जो कठिन टास्क है उसके लिए आपको गोल्ड है, कोई सिल्वर टास्क है, कोई ब्रॉन्ज है। इस तरह के अलग अलग टास्क को हमारे जागरूक साथियों ने किया, पासा घुमाते थे और अपने जो अधिकार या जो दायित्व हैं या उनकी सामाजिक स्तर के जो काम है उसको करने के लिए वो अपने कामों को चुनते थे। तो इस प्रकार से पूरे जागरूक खेल को हमारे साथियों ने खेला है। और इसमें एक चीज ये होती थी कि एक हफ्ते के खेल खेलने के बाद में सारे जागरूक साथी अपने सारे अनुभवों को शेयर करने का प्रयास करते थे और उसमें एक मीटिंग होती थी जिसका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जिसको हम लोग जमघट बोलते थे। तो जमघट के अंदर सारे जागरूक साथी बताते थे कि मैंने ये काम किया है और मुझे इसमें अच्छा लगा या कुछ चुनौतियां आई, तो सब लोग अपने अपने अनुभवों को साझा करते थे, एक दूसरे को सीखते थे। और उसके बाद में 5 या 6 हफ्तों के बाद में जागरूक यात्रा का समापन होता है। नेक्स्ट लीजिए कुलदीप। तो ये कुछ हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम की झलकियां हैं, जिसके अंदर सारी 11 संस्थाओं ने जागरूक फैसिलिटेटर में भाग लिया और समझा कि इस प्रक्रिया को हम लोग आगे कैसे लेके जाएंगे। इसके अलावा 3 दिवसीय प्रशिक्षण में जागरूक टूल को किस तरह से हमारे फील्ड के अंदर लागू करना है, चलाना है, उसके बारे में भी हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट ले लीजिए कुलदीप प्लीज। तो ये कुछ झलकियां हैं जिसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 1884 जागरूकों द्वारा जागरूक यात्रा को चलाया गया और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह जैसे इंदौर, धार, खंडवा, झाबुआ, खरगोन, भोपाल, शिवपुरी, सिवनी, बड़वानी, राजगढ़ आदि जगहों पे ये जागरूक कार्यक्रम को चलाया गया। 8000 से ज्यादा एक्शन प्रोजेक्ट्स बच्चों ने किए, हमारे जागरूक साथियों ने किए और बहुत इंटरेस्टिंग काम किया। लॉकडाउन के दौरान अगर मैं आपको धार के कुछ इश्यूज शेयर करूं तो धार के जागरूक साथियों ने उनके आसपास में ये देखा कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास में मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है, खाने की सुविधाएं नहीं है। तो इन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिए, अपने घरों पे अपने सिलाई मशीनों के माध्यम से, अपने परिवारों के माध्यम से मास्क बनाए, मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने आसपास के जो भी डिसीजन मेकर थे उनसे भी बात करने का प्रयास किया। अगर वहां से मदद नहीं मिल रही थी तो ये अपने घरों से खाना उन परिवारों को पहुंचा रहे थे। तो अपने आप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही हमारे जागरूक साथियों के लिए भी और हमारे पूरे सारे 11 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब मैं कुलदीप को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे की बात कुलदीप शुरू करें। हेलो हेलो। हाँ प्रशांत बोलिए। हाँ नहीं, मैं नवेंदु भाई को अब आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो ये हमारे बहुत सारे साथी आज हमारे साथ इस पूरे आयोजन में हैं और हमारे 2 बहुत महत्वपूर्ण साथी भी इस आयोजन में हमारे साथ हैं। एक है स्याग भाई जो कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के हमारे सबसे पुराने साथी फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं और साथ में देश भर में युवाओं के साथ जो जितनी प्रक्रियाएं चल रही, काफी प्रक्रियाओं में संविधान को लेकर अलग अलग फेलोशिप्स के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर मार्गदर्शन कर रहे हैं और बहुत ऊर्जादायक, मतलब पूरे ग्रुप में वो काफी ऊर्जा देते हैं, हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं और इस तरीके की यात्राओं को चलाए रखने में बहुत मददगार हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच अभी अद्वैता जी हैं। अद्वैता जी यूनिसेफ से हैं और यूनिसेफ ने हमारी इस प्रक्रिया को चलाने में काफी मदद की है। पिछले 1.5 साल में ये प्रक्रिया लगातार चली है और यूनिसेफ ने सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, हमारी बाकी राज्यों में भी इस
प्रक्रिया को पूरी तरह चलाने में हमारी काफी मदद की है। तो मैं अद्वैता जी शुरुआत से, पहली मीटिंग के बाद से हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, अलग अलग समय पर उनसे संवाद होता रहा है और उन्होंने इसको काफी करीब से देखा है। तो मैं आमंत्रित करता हूं अद्वैता जी को कि अद्वैता जी आए और थोड़ा सा उनके कैसे अनुभव रहे और उन्होंने क्या फील किया इस जर्नी के बारे में वो थोड़ा शेयर करें। अद्वैता जी। सभी को, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस जी जी आपकी वॉइस आ रही है। आवाज आ रही है अद्वैता जी? मेरा कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से इस समय मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। बहुत क्लियर है अद्वैता आपकी आवाज। चलिए, शुक्रिया। अचानक से बोलने के लिए कहा तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, पर बहुत सारे एडोलेसेंट्स हमारे साथ जो जुड़े हैं उनकी शक्लें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उम्मीद से हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया था कि जो आपका जो ये जागरिक टूल किट है उसमें संविधान की बातें तो हैं ही, पर साथ ही में उसको हम कैसे बच्चों के अधिकारों के साथ जोड़ते हैं, बच्चों के अधिकारों को हम कैसे संविधान के साथ, या संविधान किस तरह से बच्चों के अधिकारों को देखेगा, इस तरह से इस टूल किट को अडाप्ट करके हम लोगों ने कोशिश की थी कि एक बाल संरक्षण, बाल अधिकारों के नजरिए से हम संविधान को समझने का प्रयास करें। जितना मेरा अनुभव रहा है, जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं उन लोगों से जो फीडबैक मिलता रहा है, ये समझ में आया कि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज रही है। इंटरेस्टिंग प्रक्रिया युवा साथियों के लिए है, हमारे किशोर किशोरियों के लिए है। मैं कुछ साथियों से यहाँ भोपाल में मिली हूँ और ये समझ में आ रहा है कि एक परिवर्तन जो अपने अंदर हम एक बदलाव की बात करते हैं, हमेशा से मैं ये मानती आई हूँ कि हम लोगों की एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। हम एक व्यक्ति की तरह या एक नागरिक की तरह जब हम समाज में जुड़ते हैं या बड़े होते हैं तो हमारी एक कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम, ये जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम कैसे निभाते हैं, उसको हम किस नजरिए से निभाते हैं, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है। और उसमें आप जिस उम्र के जिस पड़ाव में आप लोग हैं, जो जागरिक हैं इस समय, वो बहुत क्रिटिकल होता है आपको योग्य संदेश, मैसेजेस और इनके साथ आपका एक जुड़ाव हो। तो संविधान जो जागरिक टूल किट है, संविधान लाइव, उसमें आप संविधान की बातें, वैल्यूज की बातें हम करें, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बातें करते हैं, पर साथ साथ ही हम बच्चों के अधिकारों को भी कैसे जोड़ के देखें। ये मैंने इन एक्चुअल जब देखा भोपाल के कुछ जागरिकों को, वो किस तरह से वो बाल श्रम में जुड़े हुए बच्चों को रोक रहे थे या उन्होंने जाकर दूसरे धर्मों के बच्चों के साथ दोस्ती की, बातचीत की, बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि एक हमेशा के लिए मुझे ऐसा लगा है कि इस प्रक्रिया से गुजरते हुए कुछ बच्चों के जीवन में ये हमेशा जो रहेगा उस तरह का बदलाव एक आया है। उनका देखने का नजरिया बदला है, उनका मुद्दों को टटोलने का नजरिया बदला है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रेरित हुए हैं अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो ये एक मुझे लगता है काफी अचीवमेंट रहा है हमारे इस कार्यक्रम का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं अभी भी इसके साथ, आप एक जागरिक की पूरी प्रक्रिया, पूरा साइकिल आपने पूरा किया है, और जरूरी है कि इस चीज को आप आगे बढ़ाएं। ये जो जागरिक संविधान टूल लाइव की जो जर्नी है, ये यहाँ नहीं रुकनी है। ये हमें अपने जीवन में, अपने साथ, हम जितने लोगों के साथ जुड़ते हैं उनके साथ इस तरह की चर्चा, उनके साथ इस तरह के आप टास्क बोलिए या जो भी बोलिए, उनके साथ हमें ये प्रक्रिया कांस्टेंट रखनी है, ताकि एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है समाज में, वो क्रिटिकल थिंकिंग हम सब लोग फैला पाएं, और आपके जैसे जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनमें भी ये और एक थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो।
तो इसी के साथ मैं मतलब मैं मानती हूँ कि आपका क्लोजिंग सेरेमनी है, पर मैं इसको क्लोजिंग के रूप में नहीं देखूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी ये 11 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसके साथ हमारे जो 1800 जितने जागरिक जुड़े हुए हैं, ये सभी मिलकर हम इस प्रक्रिया को और आगे कैसे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि हम शायद इसको क्लोजिंग सेरेमनी की जगह एक फेज 2 प्लानिंग प्रोसेस हमने कहना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर हम कुछ अपने विचार रखें और अपने जीवन में भी, और साथ ही एक मूवमेंट की तरह हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसके ऊपर अगर हम आज सोच पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच अद्वैत जी। आपने बहुत खूबसूरती से इस पूरी प्रक्रिया को समझाया है कि किस तरीके से छोटे छोटे अनुभव जीवन में एक स्थायी तौर पे आपके व्यवहार और आपके मूल्यों में परिवर्तन लाते हैं, जो आपके पूरे जीवन आपके साथ चलता है और वो बहुत खूबसूरती से धीरे धीरे डेवलप होता है। और ये असल में जागरिक जर्नी का समापन ना कहते हुए जीवंत जागरिक की अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत भी हम कह सकते हैं कि वो अब समाज में जाकर किस तरीके से ये जो अनुभव जागरिक जर्नी के दौरान आए हैं उनको अपने पूरे जीवन जिएगा और लगातार अपनी भूमिका समाज में एक जागरिक नागरिक के तौर पे निभाएगा। और साथ ही जो बात आपने कही थी कि ये जो 11 संस्थाएं और जागरिक्स हैं, तो हम सब मिलकर इस अभियान, इस पूरी सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक अभियान के तौर पे ही इसको आगे ले जा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के साथ कैसे ले जाएं, और इसी को एक अभियान के रूप में जिन्होंने शायद बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं लगातार संविधान को लोगों के जीवन से जोड़ने और युवाओं बच्चों तक अलग अलग संस्थाओं तक कैसे वो पहुंचे और संविधान सच में वो लक्ष्य पा पाए जो उसमें लिखा है या संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था, उसको जीने वाले सच्चे साथी के रूप में मैं दिल से जिन्हें मानता हूं। और हम सब में से बहुत लोग जानते हैं कि वो सही में संविधान जीते हैं और संविधान को लोगों तक लेकर जाते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं स्याग भाई को। स्याग भाई, आपके हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारे लिए आप कुछ शब्द कहें। हाँ, नहीं, मैं तो बहुत आप साथियों को मुबारकबाद। बहुत अच्छा काम, इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। मैं तो सीखने की दृष्टि से आपके बीच में आया हूँ, खासतौर पे हम जागरिक युवा साथियों ने, किशोरियों ने जो काम किया उसके लिए। पर बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो पूरा संविधान लाइव गेम का जो अपना किट बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और संविधान को हम कैसे देखते हैं, तो इसको एक शब्द हम बार बार उपयोग करते हैं, संविधान को हम एक हमेशा समग्रता से देखते हैं। उसमें संविधान के मूल्य हैं, उसमें मौलिक अधिकार हैं, उसमें कर्तव्य हैं, उसमें हम खुद व्यक्ति हैं, उसमें समाज है, उसमें सरकार है। तो एक बड़ी व्यापकता के साथ, पर साथ साथ एक जर्नी हम कह रहे हैं, एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम कैसे प्रक्रियाओं में साथ साथ चलते हैं, और ये प्रक्रिया बहुत सहज है, कोई ऊपर से थोपी हुई नहीं है, मिलके हम चला रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं शुरू की ये जब कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, तो मैं इंदौर देवास के बीच में एक स्थान है, वहां में आया था। तो 11 संस्थाओं का साथ में आना, साथ मिलके काम करना और सबकी बराबर की ओनरशिप, तो ये बहुत ही अपने आप में एक संविधान के मूल्यों को हम कलेक्टिवाइजेशन में भी जी रहे हैं। और इसमें यूनिसेफ का जुड़ना और साथ में इस तरह की पूरी प्रक्रियाओं को चलाना, आगे लेके जाना, और बिल्कुल सही कह रही हैं अभी अद्वैता जी। ये एक पड़ाव है, ये एक क्लोजर नहीं है, इसको वैसे भी सेलिब्रेशन कह रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, एक ये सेलिब्रेशन है। अब अगले हमें और पड़ाव जारी रखने चाहिए। और संविधान तो हमारा ऐसे देखा जाए, जिंदगी में पैदा होने से पहले माँ की कोख में बच्चे को वो जीने का हक मिलता है, और मरने के बाद अंतिम संस्कार तक उसको अपना हक मिलता है। तो संविधान तो पूरी जीवन के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। तो मैं सब साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और मैं तो सुनना चाहता हूँ, खासतौर पर जागरिक साथियों ने जो बहुत इंटरेस्टिंग इतने सारे प्रयोग किए हैं, और ये बहुत अच्छा है
इसको हम एक तरह से कहते हैं खुद के अंदर बदलाव और समाज के अंदर बदलाव, और इन दोनों को मिला के देखना, कोई अलग अलग चीज नहीं है। और एक और भी है कि एक हमारी विचार, हमारा फीलिंग और हमारी एक्शन, ये मिला के भी देखना। तो कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नवेंदु भाई, पूरी टीम, पूरे कलेक्टिवाइजेशन के जुड़े हुए सारी 11 संस्थाओं के साथी, अद्विता जी और यूनिसेफ की टीम और सारे युवा जागरिक साथियों को हम सुनने के लिए बहुत हम उतावले हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्याग भाई। कुलदीप, अब इस प्रक्रिया को आगे लेके चलें। तो अभी काफी सारा हम लोगों ने एक दूसरे मतलब कलेक्टिव क्या है, जो काफी सारे जागरिक है तो उनके लिए बड़ा एक सप्ताह की कलेक्टिव क्या है थोड़ा सा अभी हम लोग जान पाए। और टूल किट के बारे में तो ऑफकोर्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो वो तो हमको पता ही है। तो अब जब इतना सारा आपने समझ लिया है कि कलेक्टिव क्या है, जागरिक टूल किट क्या है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा जमीनी स्तर के जो हमारे साथ बहुत सारे जागरिक जुड़े हैं उस अब एक गेम थोड़ा सा हम खेलते हैं और उनकी जर्नी को भी सुनते हैं और साथ में अपने आप के जागरिक को भी जगाते हैं, क्यों ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सभी लोग अलग अलग ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, अलग अलग छोटे छोटे रूम्स में जाएंगे। आपके एक डिस्प्ले पे ऑप्शन आएगा अभी ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने का, तो आप उसको ओके या ज्वाइन जो भी ऑप्शन आता है वो क्लिक करें और आप उस रूम में चले जाएंगे। तो वहां पे कुछ अगले 40 मिनट तक कुछ हमारी एक्टिविटी होगी जहाँ पे अच्छे से हम लोग मस्ती करेंगे, सीखेंगे और जागरिक तो सुनेंगे। तो आई होप कि आप सबको मजा आएगा। और वहाँ पे हमारे हर ग्रुप में एक फैसिलिटेटर होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि हम कैसे प्ले करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो यस, अब अगली प्रक्रिया के हम लोग मिलते हैं। मैं विशाखा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रेकआउट रूम हम सबको भेजे और आपके डिस्प्ले पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो सब लोग करें। हाय अजय, हाय ललिता। हेलो हेलो। हाय, कैसे आप? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे? ग्रेट। आगे तो हम लोग ब्रेकआउट रूम में आए हैं और जैसा कि अभी कुलदीप जी ने बताया था कि आज हम लोग हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने इस जर्नी में क्या सीखा, कैसा रहा हमारी जागरिक जर्नी, है ना। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, सब लोग अपना नाम बताएंगे और वो कहाँ से है और एक गुड हैबिट्स कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम ललिता गुर्जर है, मैं बड़वानी से हूँ, फैसिलिटेटर हूँ और मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है। अब मैं शालिनी दी को नॉमिनेट करती हूँ कि अब वे अपने बारे में बताएं। ओके, तो मेरा नाम शालिनी है और मैं दिल्ली से हूँ और मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है। मैं टैग करूंगी साक्षी को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी पटेल है। मैं बेसिकली बुरहानपुर से हूँ और इंदौर में स्टडी कर रही हूँ। एंड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गाना गाना। सो मैं नॉमिनेट करूंगी आनंद जी को। आनंद जी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आनंद, आप अभी भी म्यूट पे हैं। आपका एक हाँ अब ठीक है। हाँ। हेलो मैम, मेरा नाम आनंद बंजारा है। मैं जागरिक परिषद शिवपुरी से हूँ। क्या अच्छा लगता है आपको? गेम खेलना। आप किसी का नाम बता दो यहाँ से। अभिषेक जाटव। दूसरे का बोल, एक मिनट, किसका नाम बोलूं?
अभिषेक का। सर दूसरे का पता नहीं मुझे नाम। हाँ, हमारे साथ एक अभिषेक भी है। अभिषेक, आप शेयर करेंगे? हाँ जी, आप अपना बताए ना। अभी आ रहा है मैम, अभी 1 मिनट। आप सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरा नाम अभिषेक जाटव है। मैं परेत शिवपुरी से हूँ। मुझे स्टडी करना बहुत पसंद है। मैं आगे टेक करूँगा श्रीशिव को। साक्षी, शुक्रिया। मेरे बाद इसको भेज दिया मैंने। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। शिरीष जी, शिरीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, भी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अभी आवाज हाँ हाँ, क्या अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज टू बैड टुडे, लाइक। हाँ, पर हेलो, वॉइस बहुत कम आ रही। हाँ, बोलिए। ओके। मेरा नाम शिरीष है। मैं सिवनी में रहता हूँ, अग्रणी संस्था के साथ काम करता हूँ। और मुझे स्कूल के बच्चों के साथ मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैं भी आपको नहीं सुन मैं कहूँगा अजय प्लीज। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस। अच्छा, तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्ते और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को यहाँ पर देखते हुए। मेरा नाम अजय है और बस युवाओं के साथ और बच्चों के साथ काफ़ी लंबे समय से काम में कर रहा हूँ। और मुझे जो अच्छा लगता है, शाम के समय खासकर थोड़ा लंबे वॉक पे जाना और लगभग 1 घंटा रोज पैदल चलना मुझे बहुत पसंद है और मुझे अच्छा भी लगता है। मुझे लगता है मेरी गुड हैबिट है। थैंक यू। हमारे बीच में अद्विता मैम और मनीष जी है। वे भी अपने बारे में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अद्विता मैम, आप सुन पा रहे हैं हमें? अद्विता मैम, ठीक है। मनीष जी, आप बता दीजिए। मनीष जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? मनीष जी, आप म्यूट पे हैं। देखो ना जी, और भी होंगे। इट्स ओके ललिता, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा हम होगा। आगे बढ़ते हैं ना शालिनी जी। तो अब हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे, है ना। आप लोगों को स्प्रिंग बिल करना रहेगा। उसमें जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में बताना रहेगा कि आपने वो किया है, कैसे किया है, क्या अनुभव रहा आपका। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ। वाला गेम
अभिषेक का देखो कहाँ पे पेड़ है, मैं बता रहा हूँ खुद से नहीं बता। सीधे कर लो ना मोबाइल को। Can you hear me? आप सुन पा रहे क्या? मैं शेयर करूँ? शिरीष, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है। कर रहे हो? शालिनी दी, आप शेयर ललिता, कर सकते हैं क्या लिंक? आप मुझे लिंक, हाँ, मुझे आप लिंक दे दीजिए, मैं कर देती हूँ शेयर। ठीक है। चल रहा है ना, क्या कह रहे हैं, क्या कर बात उनसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा सुनते रहो। हाँ, हमारा आएगा। हाँ, कर दिया मैंने ललिता, आप आगे बढ़ा दीजिए, लिंक शेयर हो गया है। तो सब लोग चैट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो उसमें एक लिंक हमारे पास है ना, तो हम लोग एक एक जाकर उसको, हाँ, हाँ, बोलती रहो ललिता। ओके, आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ। तो हम लोग एक एक जाकर उसको क्लिक करेंगे, उसमें फिर एक पर विल ग्रुप जाता है और जो भी टॉपिक आता है हम लोगों को उस पे बताना है। तो जैसे कि अभी अभिषेक के अगर अभिषेक के बारे में कहते हैं तो अभिषेक इसको करेंगे, उसके बाद अभिषेक किसी का नाम ले लेंगे, जैसे हम इंट्रोडक्शन में बता रहे थे वैसे, देन फिर उनका नंबर आएगा, वो किसी और को नॉमिनेट कर देंगे। तो फर्स्ट हम अभिषेक से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक, तो मैं व्हील स्पिन हाँ, कर आप दूंगी, कर है ना दीजिए। अभिषेक हाँ, के लिए? ठीक। दूसरे लोग माइक बंद कर लें अपना। हेलो, दूसरे लोग माइक बंद कर लें, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना जी, बताएं सर जी। तो अभिषेक, ये सवाल है कि इस बात पर चिंतन करें कि क्या आपने कभी किसी को उसकी पढ़ाई में मदद की है, ये सवाल है। हाँ, मैंने अपने भाई की मदद की है पढ़ाई में उसकी। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसको मैं रोज पढ़ाई में मदद करता हूँ, पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। उसके पड़ोस में भी करता हूँ मैं अपने उसके फ्रेंड को। मैं आगे चेक करूंगा आनंद को। ओके, तो आनंद के लिए फिर से स्पिन करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक शेयर करने के लिए। आगे स्पिन करूं मैं ललिता? हाँ बोले। नमस्ते, बताएं कहाँ से हैं? कहाँ से? आनंद, क्या आप कभी बाल मजदूर बाल विवाह के लिए खड़े हुए हैं? के बारे में आपको बताना है। हाँ, यस मैम, बताऊं? अपने बारे में बताएं। मैम, जब हमारी ये संविधान स्टार्ट हुआ था तब हमारे यहाँ पर सर आए थे कुछ इस संस्था वाले, हरित संस्था वाले, तो हमें एक टास्क मिला था कि बाल विवाह बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इससे हमारे देश की बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है, इसलिए बताया जाता है कि हमें टास्क मिला था कि हमें घर घर जाना है और कहना है कि बाल विवाह मत करो,
अभी बच्चों को पढ़ने लिखने दो, बाल विवाह हो जाता है तो लड़कियां पढ़ नहीं पाती और कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिससे भारत की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। कुपोषित हो रहे हैं, जिससे बच्चों का अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। और थैंक यू। अब मैं आगे क्या नाम था उसका, वो इंदौर वाली लड़की है पटेल वाली, उनको शेयर करना। उनका नाम है स्क्रीन पे, उनका नाम साक्षी है आनंद। हाँ, साक्षी को करना चाहता हूँ। ओके ओके, फिर से स्पिन होगा ये। ओके साक्षी, रेडी? यस मैम। अरे क्या सवाल है, क्या सवाल है ये? आपको कुछ दिख रहा है जिसको नॉमिनेट करें? सवाल पढ़ पा रहे हैं ना साक्षी? क्या आपने कभी निर्णय लेने अपने बच्चे की, हाँ बोलो बोलो, आप पढ़ो। क्या आपने कभी निर्णय लेने में बच्चों की या अपने से छोटों की राय ली है? सो मेरा जवाब है यस। हमने जागृत प्रोग्राम में भी हमको एक टास्क मिला था जिसमें ये सवाल था। इससे हमें ये पता चलता है लाइक हमारे जो घर में डिस्कशन होता है, तो जब हमारी कोई राय कोई लेता नहीं है घर में डिस्कशन के टाइम पे, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इतना नॉलेज है कि हम उनके कोई भी डिस्कशन में हिस्सा ले पाए या हम अपनी बात रख सके। तो उस टाइम पर क्या होता है कि कभी कभार हम भी सही होते हैं पर हमारी राय नहीं ली जाती और ना ही हमारी राय को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जागृत प्रोग्राम के दौरान हमने हमारे फैमिली के साथ बैठकर इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था कि बच्चों से भी राय लेनी चाहिए और उनकी राय भी सुननी चाहिए। फिर वो सही हो या गलत हो वो बात की बात है, बट आप सुनिए तो सही, क्या पता उनकी राय में भी कहीं सॉल्यूशन मिल जाए जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चीज आती है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि किसी भी चीज का निर्णय लेने में, फिर वो चाहे कोई भी चीज हो, तो बिल्कुल मैं अपने से छोटे बच्चों को भी मैं पूछती हूँ कि क्या आपकी राय क्या है इसमें? कैसे होगा? लाइक पढ़ाई में भी होती है और कोई भी छोटी छोटी टॉपिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ मिलकर। तो या थैंक यू। मैं नॉमिनेट करूंगी आई थिंक जागृत सब हो चुके हैं मैम। किसी को भी कर सकते हो, शालिनी दी, मनीष जी, अदिता मैम, हम। ओके ओके मैम। सो ललिता मैम आप करिए। ओके। पिछले 3 महीने में वह कौन सी प्रैक्टिस आदत है जिसे आपने अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अपनाई है? पिछले 3 महीने की बात करें तो लॉकडाउन के बाद मैंने हेल्दी खाना खाना सीख लिया है। मैं पहले फ्रूट्स खाने में इतना ध्यान नहीं दे पाती थी बिकॉज क्या बोल सकते हैं कि रूटीन नहीं बन पाता था, है ना। तो कोविड की वजह से हम लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाना रहता था, विटामिन मिनरल इन सबको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाना ये वो। तो मेरी प्रैक्टिस यही रही कि मैंने टाइम टू टाइम खाना खाना और वो भी हेल्दी फूड लेना सीखा है और जंक फूड को अवॉइड किया है। ओके ग्रेट। अभी और कोई बचता है? आई थिंक हम मनीष जी के लिए भी। हाँ अच्छा, मनीष जी का शायद नेटवर्क में दिक्कत आ रहा है ना? मनीष हेलो, आप सुन पा रहे मनीष? हाँ हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। ओके
तो आखिरी हेलो। सवाल ही है और ये स्पिन करना जरूरी है ताकि सवाल आए। हाँ हेलो, हाँ, मनीष जी आप स्क्रीन पे देख पा आवाज आ रहे रही हैं मेरी सवाल? आपको? हाँ हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। पिछले 3 महीनों में पर्यावरण को बचाने की देखरेख के लिए आपने क्या कार्य किए? हेलो जी जी मनीष जी बोलिए, आवाज हेलो। आ रही है। हाँ हाँ, तो मेरा जो सवाल था कि पिछले 3 महीने में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करें, तो हम लोग लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमने लगभग 500 वृक्ष इस बार लगाए हैं और कंटिन्यू जब अपना जागरूक कार्यक्रम चल रहा था उस समय से जागरूक साथियों से हमने एक कार्यक्रम रख के ऑफिस में ही वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था और अब वो वृक्ष काफी पर्यावरण के लिए मतलब वो लाभदायक है। लगभग 40 पौधे हैं जो कि बड़े हो गए और उनमें अब भी पानी लगातार हम लोग डाल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा ये है हमारे लिए। हेलो जी थैंक यू सो मच मनीष। तो हम सबने सवाल के जवाब दे दिए। ललिता आप आगे बढ़ा लीजिए। तो हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अगर क्विकली किसी के माइंड में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक्टिविटी अच्छी है मुझे करवाना चाहिए, तो आप लोग अपने आइडिया शेयर कर दीजिए, अदरवाइज हम करवाते हैं। आप लोग करना चाहते हैं कुछ? साक्षी आप कुछ बताएंगे? मैम पहले आप करवा लीजिए, अगर टाइम बचता है तो मैं फिर करवाती हूँ। ठीक है, तो हम लोग लॉकडाउन में हमारी एक बुरी आदत के बारे में बताएंगे कि हमने क्या सीखा है, कि वो जिससे हमें नुकसान हुआ है ना? ठीक है सभी को? और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट दोनों को हम शेयर करेंगे। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले शालिनी दी। यस, तो सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान एक बुरी हैबिट और एक अच्छी हैबिट, ये दोनों शेयर करना है मुझे, है ना? हाँ हाँ। तो सॉरी, मेरी जो बुरी हैबिट है वो मैं पहले शेयर कर देती हूँ। उसके लिए आई थिंक बुरी हैबिट ये हो गई है कि क्योंकि हम सभी अभी घर से काम कर रहे हैं, तो मैं लगातार रात तक भी बैठ के कंप्यूटर पे काम करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो वो मेरी एक बहुत बुरी आदत है, बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ, रोकने की भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मन नहीं करता है, लगता है कि लगे रहो काम करते करते। और एक अच्छी हैबिट ये बन गई है कि मैं सारे जो मील्स हैं अलग अलग समय में पकाती हूँ और बहुत हेल्दी मील्स पकाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं हर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ और हाँ, कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करके। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा हैबिट आ गया है मेरे। मैं टैग करूंगी आनंद को। मैं बोलूं? हाँ जी आनंद। मैम मेरी पहली बुरी आदत मैं बताता हूँ। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बुरी आदत मुझे सोना। आजकल बहुत नींद आने लगी है, दिन रात नींद। पहले काम पढ़ना लिखना था तो पढ़ने लिखने जल्दी उठते, कोचिंग जाते, तो अब कुछ पढ़ना ट्यूशन जाना नहीं होता, तो 1.5 घंटा तक सोते रहते हैं और फिर थोड़ा बहुत उठते हैं और फिर वापस और सो जाते हैं। और मैंने कुछ में आके उसको काफी जगह किया स्कूलों में और बहुत अच्छा लगा। तो उसमें तो मैं ठीक है, आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। हाँ जी, मैं साक्षी पटेल इंदौर को नॉमिनेट कर।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बुरी आदत बताऊंगी। तो मेरी बुरी आदत ये बन चुकी है कि मैं खाना बहुत ज्यादा खाती हूँ अभी। यानी मैं जब पढ़ती थी और कॉलेज जाती थी और ये सारी चीजें करती थी तो मैं खाना बहुत कम खाती थी, पर अभी इतना नहीं कर रही हूँ वर्कआउट, फिर भी मैं खाना ज्यादा खा रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और अच्छी आदत ये है कि मैं सुबह उठना सीख गई हूँ। लाइक अभी क्या है कि अच्छा वातावरण है और फ्रेश हवा, ये सब चीजें तो जल्दी उठा देती है मुझे। और लेट नाइट स्टडी करती थी मैं, तो फिर जल्दी नहीं उठ पाती थी। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं जल्दी उठना सीख गई हूँ। 5 बजे वाला जो माहौल रहता है वो मैंने देखा है अभी। तो या मैं नॉमिनेट करूंगी अभिषेक को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अभिषेक हम सुन पा रहे हैं। मैं अपनी बुरी बात बताता हूँ। मुझे स्कूल बुरी आदत बताता हूँ। स्कूल नहीं कॉलेज से मुझे बहुत पढ़ाई में नुकसान हुआ है, तो उससे मुझे पढ़ाई में बहुत वो हो रहा है। अब तो मुझे पढ़ाई बोरिंग लग रही है, इससे मुझे पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरी एक अच्छी बात बताता हूँ। तो मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम बिता पा रहा हूँ। मुझे अपने परिवार के साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है। मैं इसे नॉमिनेट करूंगा शालिनी जी को। शालिनी जी का हो चुका है अभिषेक, आप और हाँ आप कर दीजिए ललिता जी। ओके ठीक है, थैंक यू अभिषेक। मैं अपनी बुरी आदत कहना चाहती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद मुझे घूमना बहुत पसंद था, और कोविड और लॉकडाउन की वजह से भी मेरा घूमना फिरना बंद हो चुका है तो इसको मैं एक अच्छी हैबिट भी कह सकती हूँ, बुरी भी कह सकती हूँ, क्योंकि ज्यादा घूमने से काम में मन नहीं लगता है और घूमने नहीं जाने से भी काम में मन नहीं लगता है। ये दोनों है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे अजय जी को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। तो लॉकडाउन के दौरान जो मेरी बुरी आदत है वो थोड़ा रात को देर तक जागना, वो मेरे लिए मैं मानता हूँ कि एक बुरी आदत की तरह निकल कर आ रहा है। कि काफी देर रात तक मोबाइल और फोन और कंप्यूटर के साथ में काम करते रहना, वो एक बुरी आदत है। मगर मुझे जो लॉकडाउन के अंदर जो एक अच्छी आदत बिल्ड हुई है, वो मेरे दो छोटे एक बेटा है 8-9 साल का, और एक बेटी है मेरी 4 साल की। और उनके साथ बहुत मस्ती करना, समय बिताना, वो एक अच्छी आदत हो गई। तो पहले लॉकडाउन से पहले काफी बाहर घूमना और काफी चीजें जहाँ मैं रहता हूँ उससे कई बार बाहर जाना होता था। तो अभी बच्चों के साथ, खासकर अपने खुद के बच्चों के साथ जो है वो बहुत लंबा समय बिताना, और बहुत सारे गेम्स चीजें जो भी आती हैं जो दूसरे बच्चों के साथ में अक्सर करते रहता था, वो अपने घर में करना शुरू किया है। तो वो एक मुझे लगता है कि एक अच्छी आदत मेरी बिल्डअप हो रही है। थैंक यू। और मैं नॉमिनेट करूंगा विशाखा का। हो गया क्या? विशाखा का नहीं हुआ ना? नहीं अजय। विशाखा, हाँ विशाखा को नॉमिनेट कर रहा हूँ। यस, बट आई एम सॉरी, मैंने अभी जस्ट कॉल ज्वाइन कर रहा है, तो एक बार जो क्वेश्चन चल रहा है वो मुझे बता सकते हैं, देन आई विल शेयर। तो क्वेश्चन ये है कि लॉकडाउन के दौरान आपकी कोई एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि वो आपके लिए बुरी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको लगता है कि लॉकडाउन के दौरान कोई एक अच्छी आदत जो आप अभी कर रहे हैं और या हुआ है आप में वो बदलाव, जो अच्छे तरीके से आप उसको नोटिस करते हैं, तो वो आपको शेयर करना है। ओके, मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, बट आई विल ट्राई टू आंसर। जो एक कोई सी बुरी आदत जो मैंने मेरी खुद की नोटिस की है वो ये थी कि मेरा पेशेंस लेवल जो है वो बहुत कम है, और मैं काफी सारी चीजों से भागती रहती थी। बट लॉकडाउन के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन, और उसको फेस जब तक मैं नहीं करूंगी तब तक किसी भी चीज में मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ।
तो ये दोनों चीजें मैंने नोटिस करी है, और जो काफी सारी, मतलब मुझे लगता था कि मैं एक जगह पर रह नहीं सकती हूँ काफी लंबे समय पर, बट अभी ये चीज भी मैं कर रही हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच अजय। शिरीष जी आप सुन पा रहे हैं? हिम्मत सिंह सुन पा रहे हैं कि नहीं? मैं सुन पा रहा हूँ। कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सुन पा रहे हैं। ओके, मैं पहले तो मैं थोड़ा सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा ना इंटरनेट नेटवर्क आई डोंट नो कि क्या हो रहा है आज, तो बहुत बट आई होप कि मुझे देख भी पा रहे होंगे। मेरी बुरी आदत सालनी जैसा शेयर करी थी, काफ़ी वही कॉमन है थोड़ा अभी, कि काम बहुत ज़्यादा है और बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं, और वो अब ऑनलाइन है तो लैपटॉप की स्क्रीन के सामने, तो वो एक बहुत ही गंदा है कि बहुत लेट नाइट तक, और प्लस ये हो रहा है कि नेक्स्ट डे फिर काम होता है तो सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठना हो रहा होता है। तो एक सबसे गंदी आदत ये हो रही है। एंड अच्छी आदत ये है कि इस पूरे ड्यूरेशन में मुझे मैं थोड़ा समय बीच में कहीं ना कहीं निकाल लेता हूँ। मेरे बैकयार्ड गार्डन है जो उसको टाइम देने के लिए, तो मैं वहाँ पे जाके थोड़ा उसको गार्डन सिस्टमेटिक करता हूँ, थोड़ा पेड़ पौधों के साथ समय बिताता हूँ, खुद के साथ समय बिताता हूँ। तो ये एक अच्छी आदत, और बुरी आदत मैं बताया आपको। बस इतना ही है फिलहाल। और थैंक्स शिरीष, थैंक्स सो मच फॉर शेयरिंग। थोड़ा सा आई थिंक हम जागरिक से भी उनकी कहानी सुनना चाहेंगे, कि उन्होंने कोई एक कोई टास्क जो उन्होंने करा हो जिससे वो बहुत प्रभावित हुए हो और उन पर, खुद पर और समाज पे एक इम्पैक्ट पड़ा हो। है ना? तो आनंद, साक्षी और अभिषेक है हमारे साथ यहाँ पे। तो आप में से कोई पहला शेयर करना चाहेंगे? श्योर मैम, मैं करना चाहूंगी। तो मेरा एक टास्क था जिसमें हमें कोई ऐसे कार्यकर्ता से बात करनी थी, आजू बाजू के जो हमारा जो सिनेरियो है उन्हीं के बीच में। तो लाइक मेरे घर के बाजू में आंगनवाड़ी है, तो मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात की थी, और मुझे उस टाइम पर ये पता चला कि बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं बट हम नहीं लेते। यानी आंगनवाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए आती है बट हम तक नहीं पहुंच पाती, ना ही वो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली आके घर में, और ना ही हम वहां पे जाते हैं। तो उस टाइम पर मुझे बहुत सारे एडवांटेजेस पता चले आंगनवाड़ी के, कि वो लोग क्या क्या प्रोवाइड करती है नागरिक के लिए। और लाइक अभी जो था हमें काढ़ा मिल रहा था, राइट? आप लोग सभी को मिला होगा। तो मेरी कॉलोनी में काढ़ा नहीं बट रहा था, तो जब मैंने आंगनवाड़ी से कार्यकर्ता से बात की तो मुझे पता चला कि उनको भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। और महीना था जुलाई का, तो मैंने कहा 2-3 महीने हो गए और अभी तक क्यों नहीं आया। और उसके बाद फिर जो कार्यकर्ता थी उन्होंने मुझे कहा कि ये तो हम भी उन्हें नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि अभी तक क्यों नहीं प्रोवाइड हुआ है, पर एक रास्ता है, इससे हम कर सकते हैं कुछ, यानी आप लोग से मिलकर हम कुछ कर सकते हैं। तो उनके साथ 2-3 हम लोग गए यूथ, और एक ऑफिस में हमने कंप्लेन की, और एक ही हफ्ते में काढ़ा पहुंच गया और सभी जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया आंगनवाड़ी के साथ मिलकर। तो वो चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी कि देखिए टास्क मिला और उसी के जरिए हम आंगनवाड़ी तक पहुंचे और हमें पता चला कि एडवांटेजेस कितने हैं। तो ये बहुत अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला मुझे उनसे बात करके, और मुझे पता चला कि आंगनवाड़ी क्या क्या प्रोवाइड करती है। और उन्होंने हमें बहुत सारी स्कीम के बारे में भी बताया जो हमें नहीं पता था। तो आगे तो हम अवेयर है ही नहीं, और अगर हमें अवेयर होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों से बात करनी पड़ेगी, वहां तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि घर तक तो कोई हमें प्रोवाइड करेंगी नहीं अवेयरनेस वाली चीज। सो यही है, मैं काफी अवेयर हुई हूँ टास्क करके, और मैंने सारे टास्क प्रैक्टिकली किए हैं, रिपोर्ट भी मैंने बना के दी है विथ एग्जाम्पल और बहुत सारी नई चीजें करके। सो या मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सो मच हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। थैंक्स सो मच साक्षी, वंडरफुली शेयर्ड। हाँ, एंड बहुत पावरफुली अपने शेयर करा अपने टास्क को, अपने अनुभव को। आनंद या अभिषेक, आप शेयर करना चाहेंगे?
तुम्हारा तुम्हारा रिपीट करो क्या? हाँ मैं करूँगा। जी मेरा टास्क था, मुझे एक टास्क मिला था जिसमें हमें 5 पेड़ लगाने थे। तो मुझे वो 5 पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगा। मैंने इस बार भी और ज्यादा पेड़ लगाए। तो मुझे उनकी सुरक्षा के लिए मैंने बहुत अच्छा वो किया था। मैंने उनकी सुरक्षा के लिए बहुत वो किया काम। मुझे पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगा। मैं इतना ही आ रहा है मुझे अभी। थैंक यू अभिषेक। डोंट वरी, आप थोड़े से नर्वस मत होइए, रिलैक्स करके आप बता सकते हैं। हमें पता है आपने काफी सारे टास्क भी करे हैं एंड प्रदीप जी हमारे साथ शेयर भी कर चुके हैं, बट थैंक्स सो मच अभिषेक फॉर शेयरिंग। आनंद, आप शेयर करेंगे क्या? आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आप शेयर करेंगे क्या आनंद, एक कोई टास्क जो आपने किया हो जिससे आप पर बहुत प्रभाव पड़ा हो और समाज पे बहुत प्रभाव पड़ा हो? यस मैम, मैंने किया। बोलूं? बिल्कुल मैम, जब हमें एक टास्क मिला था संविधान में कि अपने छोटे भाई बहनों या जरूरतमंदों या अपने समाज के कुछ बच्चे हो जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हो और उन्हें हमें पढ़ाना है जिससे वो मोटिवेट हो या पढ़ने के लिए। तो मैंने ये टास्क हमारे समाज ऐसा है कि हमारे समाज में कोई भी पढ़ लिखता नहीं है। हमारी कॉलोनी में कुल 25 घर है जिसमें से कम 40 बच्चे होंगे, उसमें से मात्र 2 बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो फिर हमारे सर ने बोला था कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि अपनी कॉलोनी में कि कम से कम 40 में से 25 बच्चे तो पढ़ने जाए। तो हमें टास्क मिला था पढ़ाने का। तो हमने कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए इकट्ठा किया, पर उनके घर के कह रहे थे हमें तो नहीं पढ़ाना, और कुछ बच्चे कह रहे थे ठीक है हम पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया तो बाद में उनको मोटिवेशन हुआ, उनको पता चला कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। और उनको पढ़ाने के साथ साथ हमने उन चीजों को पढ़ाया जो हम पहले 4-5 साल पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें भी बहुत रियलाइज हुआ कि हमने तो वही चीज दोबारा सीखने को मिली। कई बार हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे की बातें भूल जाते हैं, और इससे पढ़ाने से या पढ़ने से हमें पीछे की बातें याद आ जाती है। और पहले हमारे मोहल्ले के बच्चे गाली देते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो सुबह से हम गाली, सब कुछ ऐसी गंदी गंदी बातें। और अब कुछ हम जब से पढ़े हैं और आगे क्लास पहुंच गए और उनको पढ़ाया तो वो कुछ पढ़ने जाने लगे। तो कुछ छोटे बच्चे कुछ हाय हेलो अंग्रेजी में गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलने लगे। तो हमारे घर के भी कहने लगे कि वाह अच्छी बात है पढ़ना लिखना। फिर सारे माँ बाप उनके बच्चों को पढ़ाने लगे। मैं यही टास्क करना चाहता हूँ। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच आनंद। आप सभी ने इतने पावरफुली शेयर करा अपने स्टोरीज को, एंड वाकई में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। हम आपसे डेफिनेटली मिल सकते तो और मजा आता, सभी से मिलके ये हम ग्रुप में बैठ के बातें करते और बहुत कुछ चीजें जानते एक दूसरे के बारे में, है ना। आई थिंक हम अभी ब्रेकआउट रूम्स से हटके मेन रूम में जाएंगे। तो मैं बस बैक एंड पे चेक कर रही हूँ। सही बोल रहे, क्या मस्त कर रहा है। मैम हम अभी भी नहीं आए, क्या हो रहा है? आप आ गए, मेन रूम में आ गए। आप आनंद, आप मेन रूम में ही हैं। आनंद वहाँ से है ना शालिनी? शिवपुरी से। हाँ, आनंद ने किया था ना स्टोरी जो हमने लिखा था। हाँ। अभी जो मेरे ग्रुप में मैं शेयर करा था ना, आनंद की कहानी शेयर करा था। देखिए ऊपर लिखा होगा आनंद, जागरिक आनंद करके। इन्होंने ही वो 20 बच्चों को एडमिशन दिलाया है वापस स्कूल में। हाय बोल दीजिए आनंद को।
हाय। हेलो आनंद भाई। हेलो आनंद। हाय आनंद। हेलो। बढ़िया आनंद। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है इनका तो। हमारा एक्सपीरियंस सुना आनंद, अच्छा लगा हमें। थैंक यू मैम। कि आपके द्वारा हाय बहुत आनंद। अच्छा हाय। प्रयास किया गया है। हाय। कौन है आनंद? देखो हेलो आनंद, बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो आनंद। हाँ सर, हाँ बोलो। क्या बात है, आज का हीरो आनंद। नहीं, आज तो सारे जागरिक हमारे क्या बोलते हैं, सुपर ह्यूमंस हैं। सुपर ह्यूमन लीड रोल में आज। मेरे ग्रुप में सोमेश भी थे। सोमेश ने वेस्ट सेग्रीगेशन स्टार्ट किया अपने घर में, वो भी दिखा रहे थे। सोमेश दिख रहे होंगे, लाल कलर के टी शर्ट में बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर से। वेट वेस्ट अलग है उनका, ड्राई वेस्ट अलग है, उन्होंने घर में दिखाया भी है हमको। शुक्रिया सोमेश जी। कुलदीप आगे बढ़े। हाँ सोमेश, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस यस। तो अभी जैसा आप सब ने ब्रेकआउट रूम में जी कुलदीप भाई, आवाज नहीं आ रही, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, हाँ काफी चैलेंजिंग है। और अभी आ रही है ना? मेरे एक्चुअली मैंने अलग अलग डिवाइस से 2 जगह लॉगिन किया है, पर या अभी सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो हमारी अभी हम जब ब्रेकआउट रूम में थे तो काफी हमने कोशिश की थी कि कैसे हम जागरिक खेलते हैं, ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड भी। ऑन ग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ऑनलाइन जैसा आप सभी ने कुछ विल स्पिन किया होगा, कुछ टास्क आए होंगे, तो आपने अनुभव शेयर किए जिसमें जागरिक थे, सभी लोग थे। तो उसी तरह से हम लोग जागरिक गेम को खेलते हैं और अनुभव क्रिएट करते हैं, जिससे मस्ती हो, मजा हो और एक दूसरे से सीख पाए। तो आई होप कि हम सब एक दूसरे के अनुभवों को जान पाए, सीख पाए। तो मैं थोड़ा सा अरुण जी को बुलाना चाहूंगा कि आगे की वो प्रक्रिया को लेके चलें। और यस अरुण जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कुलदीप भाई। यस यस। तो अभी हम लोग करीब करीब 15-20 मिनट तक एक दूसरे के साथ रहे। हम लोगों ने एक दूसरे को जाना और मुझे लगता है कि शायद हमारा जो ये सारा एक्सपीरियंस रहा होगा एक दूसरे से ब्रेकआउट रूम में बात करने का, वो थोड़ा मजेदार भी रहा होगा। हमने जागरिक हमारे साथियों को भी समझा, उनकी यात्रा को समझा है, और जागरिकों ने भी एक दूसरे से बात की है इस समय में। तो हम अब थोड़ी सी देर के लिए मैं इस चीज को ओपन रखना चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक बार देखें, या हम सब अपने जो भी इसमें अपने अनुभव साझा करना चाहता है तो वो अपने अनुभव साझा कर सकता है। थोड़ी सी देर के लिए हम लोग इसको ओपन रखेंगे, और यदि आप अच्छा लगेगा, अगर वॉलेंटरी आप खुद अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो ये जागरिकों से अनुभव है पहले कि जो भी जागरिक साथी अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता है तो यहाँ पे एक बार शेयर करे। हाँ, कोई भी हम 1 या 2 जागरिक से सुन लेते हैं कॉमनली के ब्रेकआउट रूम में उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो अगर शेयर कर पाए। किसी को नमस्ते, मेरा नाम कविता फैंसी है और मैं ब्रेकआउट रूम 10 में थी और मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया कविता, यस बताइए। जैसा कि हमारे ब्रेकआउट रूम 10 में कुछ जागरिक थे और कुछ टीचर्स भी थे, जिनके साथ हमने वो स्पिन जो उसको घुमाया, उसमें बहुत से टॉपिक थे। जैसे किसी का टॉपिक था पर्यावरण, अपना वीडियो तो सब यस बोलिए कविता जी। जी बाकी लोग आ रहे हैं। ऐसे पर्यावरण से प्यार है और उन्होंने कुछ पेड़ पौधे भी लगाए और पेड़ पौधों को नियमित रूप से उन्होंने पानी भी दिया। और जैसे किसी का टॉपिक आया था कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, उन्होंने कभी बच्चों की मदद की है पढ़ाई में। तो जैसा उन लोगों ने बताया कि उन लोगों ने गरीब बच्चों की मदद की है, घर पर बुलाकर बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाई है, जैसे कि आज भी बच्चे बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं और जिससे उनका भी नॉलेज बढ़ा है और अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी आदतें अपनाई है इन 3 महीनों में। तो जैसे सभी ने बताया कि उन्होंने योगा करना चालू किया है, रनिंग वॉक स्टार्ट किया है। इसी तरह से ब्रेकआउट रूम में कुछ ये टॉपिक्स थे और जिस पर हमने बात की।
तो हाँ अरुण जी, हम किसी और को अगर बुला सकते हैं। सर यस पलक, क्विकली आप मेरा नाम पलक राजपूत है और मैं हरदा से हूँ। मैं ब्रेकआउट रूम 8 में थी और जैसे कि हमने व्हील स्पिन किया, मेरे पास टॉपिक आया था चाइल्ड लेबर। तो मतलब कि मैंने कभी ऐसे चाइल्ड लेबर देखा है। मैं घूमने गई थी मेरे पेरेंट्स के साथ में, वहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, वहाँ पे मैंने देखा था एक बच्चे को काम करते हुए। तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया था उसके ऊपर कि ये सब गलत है ऐसा। और बहुत लोगों ने बताया हमें कि एक दीदी है, उन्होंने बताया कि उनके फ्रेंड है, उनका एग्जाम था और वो उनका एग्जाम था और वो मतलब जो फीस थी उनकी वो नहीं दे पा रहे थे, इतने अच्छी फैमिली से नहीं थे। वो दीदी ने उनकी हेल्प की, वो भैया की, और फिर उन्होंने उनका एग्जाम दिया। और कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, जैसे नीम, आम, बहुत सारे टाइप के पेड़ लगाए हैं। और कुछ टॉपिक थे अभी ये पिछले 3 महीने में आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या किया है, तो उसके लिए बताया था कि हम जो है खुद से प्लांट्स लगा रहे हैं और सब्जियां उगा रहे हैं खुद से करके। और बाहर जाना है तो बिल्कुल मास्क लगा के और सैनिटाइजर रख के ले जाना है और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ओके ओके पलक, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मतलब अभी हम लोग शुड डेफिनेटली हम सबको एक दूसरे को सुनना है। सभी जागृत के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम शायद मैं इंदौर में बैठा हूँ तो इंदौर की स्टोरी जानता हूँ, मतलब मैं तो सबकी जानता हूँ कहीं ना कहीं, पर या हम सबको एक दूसरे को जानना है, पर समय सीमा भी है हमारे साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब मैं बस एक आध अगर चाहता हूँ कोई टीचर या कोई और जो हमारे इस सेलिब्रेशन में कोई गेस्ट आए, तो अगर उनमें से कोई एक जना अगर शेयर करना चाहता है कि उनके लिए ब्रेकआउट रूम का अनुभव कैसा रहा। कोई भी आ सकता है वॉलंटरली, कोई भी टीचर या किसी ने हमको गेस्ट ने ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं नाम स्पेशल नॉमिनेट नहीं कर सकता हूँ। कुलदीप भाई, यस, हमारे ग्रुप 5 में जो हमारे हेडमास्टर हैं मोदी टीचर, वो उनके थोड़ा सा अगर वो बता पाए जी। हेलो, तो यस मोदी, हाँ जी, हेलो नमस्कार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी कि जागृत यात्रा के अंतर्गत जो है मेरी संस्था शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय घाटा बिल्लौद जिला धार में पदस्थ है, जहां आज संस्था ने कार्य किया था। और आज संस्था की मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि जिन्होंने मेरे यहाँ पर हमारे बच्चों को जागृत करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरे यहाँ मुझे अनुभव ही नहीं था कि इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं भी है। जब मैडम यास्मीन हमारे यहाँ आई थी और मेरा उनसे बस में ही मुलाकात हुई और मैंने उनको इनवाइट किया था कि आप हमारे स्कूल में भी आइए। और जब आके उन्होंने मुझे बताया कि हम इस तरह से बच्चों को जागृत करते हैं, संविधान के बारे में बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने बच्चों को तैयार किया। क्योंकि मेरे यहाँ सारे बच्चे बहुत ही बैकग्राउंड उनका ऐसा है, बिल्कुल लेबर क्लास के बच्चे हैं और अधिकतर जो है यूपी बिहार के गांवों के बच्चे हैं, जिन्हें बिल्कुल ये भी पता नहीं है कि एमपी का कल्चर कैसा है, एमपी के लोग किस तरह से रहते हैं और उनके आसपास का माहौल कैसा है। सारे लेबर क्लास लोग हैं, उनके पेरेंट्स सुबह से शाम तक मदर फादर दोनों ही चले जाते हैं। अभी जैसे आज की तारीख में सोयाबीन की कटाई का टाइम है, तो बच्चे खुद भी जो है मजदूरी करने चले जाते थे सोयाबीन काटने। तो धीरे धीरे उन बच्चों में जागरूकता आई और उन्होंने जो है पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बढ़ा, समाज सेवा की तरफ उनका रुझान बढ़ा। आस पड़ोस में इधर उधर जहां पर भी उनको जो है लगा कि अपन किनसे दोस्ती कर सकते हैं, किससे हम अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, किनकी हम मदद कर सकते हैं, किन बच्चों को हेल्प की जरूरत है, कहाँ पे हम बाल शोषण के लिए आवाज उठा सकते हैं, ये सारी बातें इन बच्चों ने जानी। रोल प्ले कैसे किया जाता है और को मैं कह नहीं सकती कि हम जो काम हम करवाना चाहते थे बच्चों से वो हम पर्सनली नहीं करवा पाए, क्योंकि उसके पर जागरूक आज संस्था के द्वारा जो भी फैसिलिटेटर्स आए थे उन्होंने इतने अच्छे से उन बच्चों को ट्रेन किया कि वो हमारे यहाँ बच्चे अपने आप ही
हमारे यहाँ सारे बच्चे अपने आप ही जो है मतलब लिखना, उन्होंने स्टोरी लिखी, उन्होंने किस तरीके से कार्य किया, उन्होंने रोल प्ले करना सीख लिया। और आपको मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से कि बच्चे जो है हमारे यहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक करके, सामने पेट्रोल पंप है हमारी संस्था के सामने, वहां पे नुक्कड़ नाटक किया उन्होंने स्कूल में। मतलब एक नाटक नहीं, उन्होंने अंधविश्वास से लेकर और दूसरे कई टॉपिकों के ऊपर उन्होंने कई रोल प्ले कर डाले और सारे रोल प्ले उन्होंने बहुत ही अच्छे से किए। और उसके लिए जो है मैं आज भी जो है आज संस्था की बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने आके, अब तो स्थिति ये हो गई कि हमारे बच्चे वेट करते हैं कि मैडम कब आएंगे और कब हमारा ये सत्र फिर से शुरू होगा। बस हमारी बदनसीबी कही है या कोई ऐसा कि प्रकृति का कुछ ऐसा नियम हो गया है कि हम अभी घरों के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। लेकिन जब भी ये आज संस्था से मैं निवेदन करूंगी कि जब भी हमारे स्कूल खुलेंगे वे उनका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद आज संस्था और आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने हमें गेस्ट के रूप में इनवाइट किया। वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच मोदी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपना अनुभव शेयर किया। जैसा मैम ने कहा, ऐसा कई लोग होंगे जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। तो चूंकि हमारे पास समय सीमा लिमिटेड है, तो जैसा अभी हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सेलिब्रेशन जैसा लगना चाहिए। आप सबने अब जागृत की जर्नी सुनी, जागृत क्या प्रक्रिया है, तो क्यों ना अभी एक बार अगर सब लोग अपने आप को अनम्यूट करें और कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बढ़िया है। एक बार जागृतों के लिए एक बार ताली बजाएं और सभी ने जो इसमें पार्ट किया उसके लिए। तो आई थिंक सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं अनम्यूट करके। ओके, कुछ लोग अगर चैट बॉक्स में कुछ मैसेज डाल सकते हैं हमारे जागरिकों के लिए, इनकरेजिंग मैसेजेस। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, जरूर से चैट बॉक्स में कुछ मैसेज तो डाल दीजिए जागरिकों के अप्रिसिएशन के लिए, कुछ जरूर से। या प्लीज। चाइल्ड लाइन राहुल जो है ना, ओके, तो आप सब लोग अपना जो भी जागरिकों के लिए कहना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में शेयर करें। तो जैसा कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी हमारा होने वाला है हमारे पास, अब यस समापन की ओर हम लोग जाने वाले हैं। तो जब हमने अभी सुबह से बात कर रहे थे जागृत क्या है, जागृत गेम क्या है, जब हमने अनुभव भी जान लिए, तो हम थोड़ा सा इस तरफ भी बढ़ते हैं कि इस पूरे 1.5 साल की जर्नी रही है, 1.5 से 2 साल की, जिसमें जागृत यात्रा हुई, कई लोगों ने पार्ट किया, तो उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या हम क्रिएट कर पाए मध्य प्रदेश में जिन भी जिलों में हम यात्रा चला रहे थे। तो वो इम्पैक्ट की कुछ झलकियां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, और साथ में थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यस, 1 सेकेंड। म्यूट हाँ, तो आप सबको डिस्प्ले दिख रहा होगा। मैं एक एक करके शेयर करता हूँ कि इस पूरी जर्नी में 11 संस्थाएं थी, जैसा हमने शुरू में कहा, और 12 डिस्ट्रिक्ट में हमने किया। तो करीबन इस पूरे यात्रा के दौरान अराउंड 87,833 लोगों तक हमने रीच आउट किया है, जिसमें जागरिक भी इंक्लूड है, टीचर्स हैं, जिन बच्चों ने जिनके साथ टास्क किया वो सब इन्वॉल्व है। तो इतना बड़ा नंबर के साथ हम लोग बातचीत कर पाए, अनुभव शेयर कर पाए, कहीं ना कहीं मिलकर कुछ जर्नी क्रिएट कर पाए। और इस पूरी जर्नी में ऑफ कोर्स कई सारे बच्चों ने कई टास्क लिए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि करीबन 175 मतलब अलग अलग टास्क होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, स्वयं से लेके सामाजिक, तो करीबन 175 टास्क लिए गए, जिसमें बच्चों को करीबन 74 बच्चों को स्कूल से जोड़ा गया। ये नंबर वेरिएशन है, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है अभी, जो करेंटली कुछ समय पहले हमने कैलकुलेट किया है। तो करीबन 74 बच्चों को वो अपने समापन की तरफ ले चले हमको। और यस रितेश जी, मोस्ट वेलकम। मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। हाँ, शुक्रिया कुलदीप भाई। और शुक्रिया जो समय निकाल के पूरे समय यहाँ पे बने रहे, और मतलब शुक्रिया यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इस पूरी जर्नी को करने में, यहाँ तक लाने में,
और इसको खेल के माध्यम से जब रखा और ये बच्चे खेल रहे हैं, जिस तरह से किशोर समूह संविधान को समझ रहा है, एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो काफी लोगों का शुक्रिया इसमें बनता है। पर मुख्य रूप से आज इंदौर से मनीषा जी, वसीम भाई और जितेंद्र जी, यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अग्रणी से नवेंदु जी हैं, सीरीज जी हैं, जो सिवनी से संस्था है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने काफी सभी संस्थाओं ने काफी अच्छा यहाँ पे माहौल बनाया इस खेल के लिए। आवाज से रोली जी हैं, प्रशांत जी हैं, नीतेश भाई हैं, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। संपर्क से लक्ष्मण जी हैं, जितेंद्र जी हैं, विजय जी हैं, नीलेश जी खुद भी थे, जयेश जी थे, शुक्रिया आपका। सारा से दो जिलों में डेजी जी और जिमी जी ने जो जिम्मा उठाया था इसको करने का, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अहिंसा से अरुण जी हैं, मनीष भाई हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हद अनहद से शिल्पा जी हैं, कुलदीप को विशेष धन्यवाद जिन्होंने हब को चलाने में और इस पूरी प्रक्रिया को सबको साथ में लेके चलने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशाखा को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। परहित से राघवेंद्र जी काफी समय लगातार जुड़ते रहे और कलेक्टिव को लेकर सलाह मशवरा करते रहे। प्रदीप जी लगातार जुड़ते हैं, सीमा जी काफी समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेडो से कविता और मधुर दोनों ने काफी इसको जमीन पे सहयोग किया है। और इसके बाद इस खेल जैसे संविधान को बनाने में काफी समय लगा और काफी उसके डायलॉग को हम अभी देखते हैं मूवी में या बहुत सारी जगह है कि कैसे संविधान बना और किस तरह की प्रक्रियाएं हुई। ठीक वैसे ही इस संविधान को अनुभवात्मक एक्सपीरियंशियल बनाने के लिए एक बड़ा धन्यवाद CYC को बनता है, जिन्होंने काफी एनर्जी के साथ बहुत सारे लोगों को साथ लेके, अलग अलग संस्थाओं को साथ लेके, बहुत सारे अनुभवों को साथ लेके इस पूरे खेल को बनाया। जिसमें मीनू जी, कनिका जी, राजेश भाई, शालिनी, शुक्रिया आप लोगों को कि ये मध्य प्रदेश के 12 जिले में चल पाया, बल्कि भारत में 6 राज्यों में चल पाया। और एक और महत्वपूर्ण धन्यवाद उन साथियों को जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में ये चल पाया और जो देश भर में बाल संरक्षण और अधिकारों के लिए एक बड़ी इकाई है यूनिसेफ। तो अद्वैता जी को और लोलीचंद जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पूरी मुलाकात का सहयोग किया। संविधान को सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं, पर हमारे बीच में शाग भाई हैं जो संविधान को जानो, मानो और जियो के विचार को अभी रख रहे हैं और काफी उस पर काम चल रहा है। तो शाग भाई को शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथ कुछ स्कूल के टीचर जो जुड़े हैं, जिसमें मिस्टर मदन खरे जी हैं, मिस्टर मनीष जी हैं, मोदी मैडम हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने स्कूलों में इस तरह के स्पेस दिए और स्पेस देने के बाद आपने उसको समझा भी और इस तरह का माहौल अब स्कूलों में बना है कि आप खुद भी, जैसे अभी मैडम शेयर कर रही थी, तो बहुत दिल से पूरे MP यूथ कलेक्टिव की ओर से, CYC की ओर से, यूनिसेफ की ओर से भी आप सभी स्कूलों का धन्यवाद जो आपने इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को स्थापित करने में सहयोग किया। इसके बाद हमारे साथ और संस्थाएं हैं जो बच्चों पे काफी मजबूती से काम कर रही हैं मध्य प्रदेश में। अजय भाई हैं, अजय भाई सिनर्जी संस्था, अजय पंडित, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समय समय पे काफी इस कलेक्टिव को बनाने में और इन सब चीजों में मदद की। और एक बड़ा नेटवर्क ममता का, जहाँ से काफी काम कर रही है ममता मध्य प्रदेश में। और साथ में फिर हमने एक दौर आया जब कन्वर्जेंस किया, आपस में बातचीत चालू की और कैसे हम मिलके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस मेल मिलाप के लिए, उस साथ आने की ताकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता से, यशवंत जी का। एजुकेट गर्ल से हमारे बीच में विजेंद्र जी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और संस्था हमारे बीच में है ऑप्टिमिस्ट सिटीजन, जो भोपाल से हैं, जो सकारात्मक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है काफी टाइम हो रहा है, तो मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे माफी भी चाहता हूँ। और चूंकि अद्वैता जी ने बहुत क्लियर कहा कि ये एक तरह से क्लोजर नहीं है, ये शुरुआत भी है उसकी। तो चूंकि हम बाल संरक्षण के सारे काम संगीत के माध्यम से करते हैं, तो समापन हम एक बाल अधिकारों के गीत से करते हैं और जिससे
जो हमने रिकॉर्ड किया है, और इससे हम ये एक सत्र का हिस्सा है जहाँ पे हम बच्चों को जोड़ते हैं इस गीत से। तो यस रितेश जी, आई एम वेटिंग। बच्चों को अधिकार दिलाए है संकल्प हमारा, जीवन इनका सफल हो जाए है निश्चय हमारा। बच्चों को अधिकार दिलाए है संकल्प हमारा, जीवन इनका सफल हो जाए है निश्चय हमारा, है निश्चय हमारा, है निश्चय हमारा। शिक्षा का अधिकार दिलाए, इनको योग्य बनाए, समता और समानता की नई तस्वीर बनाए। शिक्षा का अधिकार दिलाए, इनको योग्य बनाए, समता और समानता की नई तस्वीर बनाए, तस्वीर बनाए। बच्चों को अधिकार दिलाए ऐसा इनका सफल जाए हमारा, निश्चय हमारा। यस, थैंक यू रितेश भाई, बहुत अच्छा। यस, तो अब हम जब सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम सभी जागरिक को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमने बात करी 1884 जागरिक के साथ जो जर्नी हमने किया है, वो सब यहाँ पे तो नहीं आ पाए, पर मैं उन सबको भी सेलिब्रेट करता हूँ और आई होप कि हम ऐसे और नए जागरिक बनाएंगे और सबके साथ मिलकर जर्नी करेंगे। और शुक्रिया सर। करना है, आगे जाना है। यस, एक ग्रुप फोटो ले। हाँ यस, अपना कैमरा ऑन कर लें, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, देन फिर इसको टाटा बाय बाय करते हैं। विशाखा, शालिनी, लोग प्लीज। यस, सभी प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। म्यूट पे रहिए, हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए, म्यूट पे रहिएगा। यस, ओके, रेडी? सब हंस नहीं रहे हैं, कुछ लोग सीरियस लग रहे हैं अभी भी। ओके, सबसे प्यारी लग रही है शकीरा मैडम, बहुत जबरदस्त। तो सही, थैंक यू। एक और, हाँ, ये साली 3 पेज है, तीनों पेज के ले लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नितेश ना छूट जाए।